नमस्ते। आज तक के एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल पर आधारित हमारे आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर का डीप डाइव करने वाले हैं जो वाकई हैरान कर देने वाला है। सोचिए, एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू हुई कहानी और दिल्ली के साथ रेस कोर्स रोड तक का सफर। आज हम नरेंद्र मोदी के जीवन, उनकी सोच और उनकी इस पूरी यात्रा को बिल्कुल उन्हीं के शब्दों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। हम तो मजदूर नंबर 1 हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि सोर्स मटेरियल के इस पूरे विश्लेषण का एकदम मुख्य आधार है। आज हम किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से देखेंगे कि उनका व्यक्तिगत दर्शन क्या है, उनकी वो अटूट कार्यशैली क्या है, और वो कौन से मील के पत्थर थे जिन्होंने इस शख्सियत को गढ़ा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, शुरुआती संघर्ष। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ। 8 सदस्यों वाले परिवार में वो तीसरे बेटे थे। उनके पिता बीएन स्कूल के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। आर्थिक तंगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मां हीराबेन को घर का खर्च चलाने के लिए पड़ोसियों के बर्तन तक साफ करने पड़ते थे, और इन्हीं भारी संघर्षों के बीच छोटा नरेंद्र यात्रियों को चाय बेचा करता था। एकदम जमीनी हकीकत जहां से ये सब शुरू हुआ। लेकिन एक हैरानी की बात है, इतनी घोर गरीबी के बावजूद सोर्स बताता है कि उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी। जब वो बीएन स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी से उनके भाषण देने की कला और उनका जो अभिनय कौशल था, उसने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था। चाय बेचने वाला वो बच्चा जैसे ही मंच पर जाता, एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता था। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, विचारधारा का निर्माण। जरा इस नंबर 17 पर गौर कीजिएगा। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस उम्र में जब आमतौर पर युवा अपने करियर और भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, उन्होंने अपना घर-बार और स्कूली शिक्षा सब पीछे छोड़ दिया। वो एक आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े और सीधे हिमालय की राह पकड़ ली। ये वो कदम था जिसने उनके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हिमालय से लौटने के बाद भी उनका स्वाध्याय रुका नहीं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। उन पर स्वामी विवेकानंद का बहुत गहरा प्रभाव था। वो अपने गांव की गायकवाड़ लाइब्रेरी में घंटों बस विवेकानंद को पढ़ते रहते थे। अब लाइब्रेरी बंद होने का समय था शाम 5 बजे, लेकिन वो ठीक 5:01 पर ही बाहर निकलते थे। इससे वहां के व्यवस्थापक भी अक्सर परेशान हो जाते थे। ये छोटी सी बात उनकी गहरी एकाग्रता को दिखाती है। और विचारधारा के प्रति इसी समर्पण को आरएसएस में एक खास शब्द से मापा जाता है, संघ आयु। मतलब आपकी जैविक उम्र क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपने एक विचारधारा के लिए कितने सालों तक लगातार बिना रुके काम किया है, वो मायने रखता है। सोर्स में एक किस्सा है जब जयप्रकाश नारायण संघ की बैठक में आए और एकदम हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि लोग 30-30, 40-40 साल से बस एक ही काम और एक ही विचार के लिए खुद को खपा रहे हैं। यही वो अनुशासन था जिसने मोदी के जीवन दर्शन को मजबूत किया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, निजी जीवन और स्वभाव। सोर्स मटेरियल उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का भी एक बड़ा ही मजेदार किस्सा बताता है। एक बार एक महिला ने उनसे उनके प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को लेकर एक सवाल पूछा, तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि देखिए, मेरे लिए सीएम का मतलब है कॉमन मैन, और मैं पार्टी का पीएम यानी परमानेंट मेंबर तो पहले से ही हूं। निजी महफिलों में उनका यह हल्का फुल्का अंदाज अक्सर देखने को मिल जाता है। और जब बात निजी पसंद की आती है तो किताबों का जिक्र होना तो तय है, लेकिन उनके पढ़ने के जो नियम हैं वो एकदम व्यवहारिक हैं। वो मानते हैं कि किताबें आनंद के लिए पढ़नी चाहिए, किसी बोझ की तरह नहीं। उनका साफ कहना है कि अगर पढ़ाई के दौरान कोई बच्चा खेलने आ जाए या जीवन साथी कोई काम बता दे तो किताब तुरंत छोड़ देनी चाहिए। साहित्य कभी भी परिवार की खुशी के बीच में नहीं आना चाहिए। सोर्स में बताई गई उनकी जो दिनचर्या है वो भी काफी हैरान करने वाली है। वो ज्यादा से ज्यादा बस 5 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन चाहे रात को जब भी सोएं, सुबह 5:30 बजे उनका उठना तय है। सबसे दिलचस्प बात जो उन्होंने खुद साझा की है वो ये कि वो अखबार नहीं पढ़ते। वो इसे अपनी जड़ी बूटी कहते हैं। वो निजानंद में जीते हैं, यानी गपशप और फालतू की बातों से बिल्कुल दूर, अपनी ही मस्ती में रहकर शांति से अपना काम करना। यहां से हम आते हैं चौथे हिस्से पर, राजनीतिक सफर और चुनौतियां। ये राजनीतिक सफर वाकई बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। 1950 में जन्म, सिर्फ 9 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ना, और फिर 1990 में एक बड़ा मोड़ आता है जब वो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के मैनेजर बने। उनके इसी गजब के संगठन कौशल को देखते हुए 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें सीधा गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया। लेकिन इस सफलता के पीछे जोखिम भी बहुत बड़े थे।
लाल चौक पर तिरंगा कौन फहराएगा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। कश्मीर में एकता यात्रा के दौरान ये आतंकवादियों की तरफ से दी गई एक खुली चुनौती थी। उस समय कश्मीर के हालात बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण थे और धमकियां सरेआम दी जा रही थीं। लेकिन इस चुनौती का जवाब कैसे दिया गया? उन्होंने खुले ऐलान किया कि वो 26 जनवरी को ठीक 11 बजे बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के आएंगे। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर उन्होंने लाल चौक पर झंडा फहराया। सोर्स बताता है कि उस वक्त उन पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई और लौटते वक्त तो उनके हवाई जहाज पर गोलियां तक दागी गईं। ये सच में सीधे मौत की आंखों में देखने जैसा था। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जीवन दर्शन और विचार। सोर्स मटेरियल में आलोचनाओं को हैंडल करने का एक बड़ा ही कमाल का नजरिया पेश किया गया है। वो कहते हैं कि ये हमें तय करना है कि हम अपने कानों को क्या बनाना चाहते हैं। क्या हम इसे एक थोकदानी बनाना चाहते हैं जहां लोग आएं और अपना कचरा, अपनी नेगेटिविटी डालते रहें, या फिर हम इसे एक फूलदानी बनाना चाहते हैं जो सिर्फ अच्छी और काम की चीजों को फिल्टर करे और जीवन को महका दे। सच में मानसिक शांति बनाए रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन देखिए, हमेशा सब कुछ इतना आसान नहीं होता। सोर्स मटेरियल ये भी बताता है कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद जब उन पर गंभीर आरोप लगे और तीखी आलोचनाओं का दौर चला, तो वो समय उनके लिए बहुत तकलीफदेह था। रातों को नींद नहीं आती थी। उस मुश्किल वक्त में शांति पाने के लिए वो मां दुर्गा को चिट्ठियां लिखा करते थे। ये न्यूट्रल फैक्ट हमें उस राजनेता के भीतर के एक संवेदनशील इंसान की झलक देता है। समाज और खास तौर पर आज की पीढ़ी के लिए सोर्स में एक बहुत अहम सलाह का जिक्र है। हर माँ बाप के अधूरे सपने समस्या की जड़ हैं। वो अभिभावकों को बिल्कुल साफ शब्दों में समझाते हैं कि अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाए तो अपने उन अधूरे सपनों का बोझ अपने बच्चों के कंधों पर मत डालिए। बच्चों को अपना रास्ता खुद चुनने दीजिए। ये एक ऐसी व्यवहारिक सलाह है जो आज हर परिवार पर लागू होती है। तो आज तक के इस सोर्स मटेरियल के डीप डाइव से हमारे सामने क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हमने देखा वो मजदूर नंबर 1 वाला अटूट वर्क एथिक। फिर हमने समझा संघ आयु के जरिए उनकी आजीवन वैचारिक प्रतिबद्धता को। आलोचनाओं से बचने के लिए कानों को फूलदानी बनाने का वो शानदार नजरिया भी हमने जाना। और अंत में आने वाली पीढ़ी को अपना रास्ता खुद चुनने देने की सीख। एक चाय की दुकान से शुरू होकर देश के सबसे बड़े पद तक का सफर इन्हीं विचारों की मजबूत नींव पर खड़ा है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। आज हम सब अपने कानों को क्या बना रहे हैं, एक थूकदानी या एक फूलदानी? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। इस गहराई भरे अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण